नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमने न्यूटन का सेकंड लॉ किया था, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। इसके अकॉर्डिंग, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the time rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on it, the force applied on body। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि जो टाइम रेट होगी लीनियर मोमेंटम की, चेंज इन लीनियर मोमेंटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स की। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, तो इफ वी हैव ए बॉडी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी हम उसकी मान लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी हम मान लेंगे उसकी v। तो अब अगर ये इनिशियल वेलोसिटी की u है, फाइनल वेलोसिटी की v है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p1 अगर हम निकालें इनिशियल वेलोसिटी के लिए, लीनियर मोमेंटम अगर हम निकालें तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। m हमने मान लिया मास क्या मान लिया बॉडी का, m। तो जो फर्स्ट लीनियर मोमेंटम आएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वो आ जाएगा हमारे पास m इंटू वी। दूसरा सेकंड लीनियर मोमेंटम हम निकालेंगे जो कि फाइनल वेलोसिटी के लिए होगा, तो वो आएगा हमारे पास, सॉरी ये आएगा एम यू इनिशियल वेलोसिटी के लिए, और फाइनल वेलोसिटी के लिए एम वी। तो हमें न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज लेना है लीनियर मोमेंटम का, तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, P2 माइनस P1, P2 में से P1 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास एम वी माइनस एम यू। m को हम कॉमन निकाल लेंगे इसके अंदर से, m कॉमन आ गया और अंदर बचेगा हमारे पास v माइनस यू। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम रेट होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम रेट है हमारे पास, तो टाइम से हम इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये आएगा हमारे पास चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब न्यूटन लॉ क्या बताता है, ये जो आया हमारे पास, ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, f के, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम एक्सेलरेशन रख देंगे ma इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, दैट इज k, m a, और ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू f। अगर k की वैल्यू हम 1 पुट करें, k इज इक्वल टू 1 होगा, तो उस दौरान f किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला किसके लिए, न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। तो ये किसको डिफाइन करता है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये फोर्स को डिफाइन करता है कि जो फोर्स होता है वो क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा।
और 1 न्यूटन जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, मास हमारे पास 1 kg होगा और एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 1 kg किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है तो उस वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा, 1 न्यूटन फोर्स होगा। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा टाइम फैक्टर है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/t। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, जब हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो उस दौरान हम अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं। तो उसका रीजन क्या है, जब हम हाथों को अगर पीछे नहीं खींचते हैं तो उस दौरान हमें हाथों को चोट लग सकती है। तो हम उसको पीछे किस लिए खींचते हैं, किस कारण से खींचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स हमारा कम लगेगा। तो जब हम हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं तो जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। हाथों को पीछे करते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कम लगेगा और इस दौरान हमें चोट नहीं लगती है। ऐसे ही जब हम जंप करते हैं तो हम किसी रेत के ऊपर अगर जंप करते हैं तो हमें चोट कम लगती है। तो रेत के ऊपर जब जंप करेंगे तो चोट कम क्यों लगती है, क्योंकि जब हम उसके ऊपर जंप करेंगे तो उस दौरान जब हम रेत के ऊपर जंप करेंगे तो रेत के अंदर हमारे पैर धंस जाएंगे और उस दौरान टाइम है वो इंक्रीज होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, उस कारण से हमें फोर्स कम लगेगा। तो ये न्यूटन ने बताया था हमें सेकंड लॉ में कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन के दो लॉ हमने डिस्कस कर लिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, every action there have equal and opposite reaction. न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग according to Newton third law, every action there have equal and opposite reaction. Every action or there have equal and opposite reaction. एक्शन और रिएक्शन का मतलब किससे है, फोर्स से। एक्शन और रिएक्शन का मतलब है फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है वापस बैकवर्ड। तो मान लिया ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमारे ऊपर लगाया जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम चलते हैं जमीन के ऊपर, तो कुछ इस टाइप से हमारा पैर होता है। तो जब हम चलते हैं तो हम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, हम ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो हमारा जो फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, नीचे की तरफ। ये हम फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर।
और जो ग्राउंड होता है वो हमारे पैर के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स बाय ग्राउंड। ग्राउंड है वो हमारे पैर के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसके कारण हम जमीन के ऊपर चल सकते हैं। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है। जितना फोर्स हम ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ग्राउंड हमारे पैर के ऊपर लगाता है। तो ये एग्जांपल हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ का। और भी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ के। अगर हम किसी रिवर में स्विम कर रहे हैं या वाटर में स्विम कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वाटर के ऊपर, वो फोर्स वाटर हमारे बॉडी के ऊपर उतना ही अपोजिट फोर्स लगाता है। तो जो फोर्स हम वाटर के ऊपर लगाते हैं वो होगा हमारे पास कौन सा फोर्स? एक्शन का फोर्स। उस फोर्स को हम एक्शन का फोर्स बोलेंगे। और जो फोर्स वाटर के द्वारा हमारी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है वो फोर्स कैसा होता है? रिएक्शन का फोर्स। वो फोर्स होगा रिएक्शन का फोर्स। और बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। जैसे गन से हम फायरिंग करते हैं। अगर हमारे पास गन है, उस गन से हम फायरिंग करेंगे इस टाइप से। तो जैसे हम फायरिंग करेंगे तो जो हमारी जो गोली होती है, गोली के ऊपर जब हम उसको फायर करते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। उतना ही फोर्स गोली गन है जो हमारी, वो हमारे हाथों के ऊपर लगाएगी, जिस कारण से हमें सडनली एक झटका लगता है। जैसे हम गन से गोली चलाते हैं तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और हमें झटका लगता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएंगे तो ये वापस, जितना फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे उतना ही वापस ये फोर्स हमारे हाथ के ऊपर लगाएगी। तो ये हो जाएगा, जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर वो होगा हमारा फोर्स ऑफ एक्शन, और ये जो फोर्स लगाएगी वो होगा हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन का जो फोर्स होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। देयरफॉर एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ।